आज हम छोटी बड़ी हर चीज के लिए ऑनलाइन कंपनियों पर इस कदर निर्भर हो चुके हैं कि हमें खुद इस बात का अंदाजा नहीं है। मगर ई कॉमर्स कंपनियों को ये भरोसा जीतने में एक दशक से ऊपर का समय लगा है। हाय, मैं हूं उपासना और आप मुझे देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी की सीरीज अश्वमेध में। तो हम बात कर रहे थे ई कॉमर्स कंपनियों की। ई कॉमर्स इंडस्ट्री की शुरुआती दौर में कंपनियों के लिए कस्टमर का ट्रस्ट जीतना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। लाख कोशिशों के बाद भी कंपनियां कस्टमर्स को प्लेटफॉर्म पर ला नहीं पा रही थीं। अब जाहिर सी बात है कि जो इंसान सालों से दुकानों पर जाकर खरीदारी करता हो, उसके लिए एकाएक ऑनलाइन खरीदारी करना थोड़ा मुश्किल काम है। भरोसे का फैक्टर आ जाता है, उसके मन में शक बनना जायज लगता है। लेकिन तब से लेकर आज के समय में हालात काफी बदल चुके हैं, या यूं कहें कि पूरी तरह बदल चुके हैं। लोगों की शक भरी निगाहों को भरोसे में बदलने के पीछे सबसे बड़ा हाथ रहा है फ्लिपकार्ट का। तो आइए जानते हैं फ्लिपकार्ट ने इंडिया में लोगों का भरोसा जीतने के लिए ऐसा कौन सा तरीका अपनाया और कैसे खड़ी कर दी $1 बिलियन की कंपनी। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा फ्लैशबैक में, साल 2005 और जगह IIT दिल्ली का लैब। बीटेक स्टूडेंट सचिन बंसल और बिन्नी बंसल एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में पहली बार यहीं मिले और दोनों दोस्त बन गए। हालांकि तब इन दोनों को नहीं मालूम था कि 2 साल बाद दोनों ही इंडिया के इतिहास में एक माइलस्टोन खड़ा करने वाले हैं। बीटेक खत्म करने के बाद सचिन और बिन्नी दोनों ही नौकरी के लिए बैंगलोर पहुंचे। 2006 में सचिन ने अमेज़न में नौकरी ज्वाइन की। कुछ महीने बाद बिन्नी भी वहीं आ गए। वहां काम करते हुए दोनों ने ये रियलाइज किया कि इंडिया के पास हमारा खुद का अमेज़न क्यों नहीं हो सकता। 1999 से लेकर 2007 तक इंडिया में ऑनलाइन कंपनियों की बाढ़ लग चुकी थी। इसलिए दोनों ने सोचा कि एक और नई ऑनलाइन साइट शुरू करने की बजाय कुछ ऐसा बनाया जाए जहां पर लोग अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट के दाम कंपेयर कर सकें। और इस तरह 4 लाख रुपए के कैपिटल के साथ दोनों ने अपने बिजनेस की शुरुआत की। काम करते करते उन्हें ये समझ में आया कि इंडिया में इस समय जो भी ई कॉमर्स साइट मौजूद हैं, वो बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं है। यूजर इंटरफेस, एक्सपीरियंस दोनों ही बेहद लो क्वालिटी के थे। और इस तरह दोनों अगेन इस नतीजे पर पहुंचे कि इंडिया को इस समय किसी कंपैरिजन साइट की नहीं, बल्कि एक यूजर फ्रेंडली ई कॉमर्स वेबसाइट की जरूरत है। और इस तरह शुरुआत हुई ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट की। मगर सचिन और बिन्नी ने शुरू में सिर्फ और सिर्फ किताबें बेचने का फैसला किया। ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट उस समय अकेली ऑनलाइन बुक सेलिंग करने वाली वेबसाइट थी। उस समय कई और साइट्स भी ऑनलाइन किताबें बेच रही थीं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं थी। सचिन और बिन्नी ने इसकी वजह समझने के लिए मार्केट रिसर्च की, तो उन्हें समझ में आया कि सबसे बड़ी दिक्कत है कस्टमर्स को ऑनलाइन बिजनेस पर भरोसा नहीं है। अपने पहले इंटरव्यू में बिन्नी बंसल ने लिखा, इंडिया में ई कॉमर्स के स्लो ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह है कस्टमर सपोर्ट पर फोकस नहीं होना। कंपनियां कस्टमर्स को जो वादा कर रही थीं, वो उसे निभा नहीं रही थीं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। हम इसे अपनी यूएसपी बनाना चाहते थे। जिस शख्स ने बिन्नी का पहला इंटरव्यू लिया, वही फ्लिपकार्ट के पहले कस्टमर भी थे। उनका नाम था VVK चंद्रा। चंद्रा एक वेब कंसल्टेंसी वेबसाइट चलाने के अलावा टेक और इंटरनेट पर ब्लॉग भी लिखा करते थे। फ्लिपकार्ट के सक्सेस स्टोरी के अगले चैप्टर पर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक यू टर्न लेते हैं फ्लिपकार्ट के पहले कस्टमर की कहानी पर। चंद्रा यानी कि कंपनी के पहले कस्टमर को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन उन्हें कोई भी किताब खरीदने के लिए हर बार 4 घंटे की ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी। एक बार कुछ इसी तरह हुआ कि उन्हें किसी किताब के लिए 4 घंटे ट्रैवल करके स्टोर पहुंचना पड़ा। वहां पहुंचने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि वो किताब उस स्टोर पर है ही नहीं। उसके बाद अब उनके फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। चंद्रा के ब्लॉग पर ही किसी यूजर ने कमेंट में फ्लिपकार्ट के बारे में बताया था, और उन्होंने फिर अंततः ये डिसीजन लिया कि फ्लिपकार्ट को एक बार ऑर्डर देकर देखते हैं। पहला ऑर्डर पाकर सचिन और बिन्नी बड़े एक्साइटेड थे, मगर सारा एक्साइटमेंट धरा का धरा तब रह गया जब 2 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें किसी भी बुक स्टोर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब सचिन और बिन्नी को लगा कि किताब मिलने में मुश्किल आ रही है, तो उन्होंने चंद्रा को एक माफी भरा मेल लिखकर भेज दिया। चंद्रा के ऊपर इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। उधर किताब ढूंढने की कोशिश जारी थी, और आखिर में फाउंडर्स को एक बुक स्टोर पर वो किताब मिल गई। डिलीवरी में देरी होने के कारण फ्लिपकार्ट ने चंद्रा को किताब पर डिस्काउंट तो दिया और साथ में माफी भी मांगी। किताब पाने से ज्यादा चंद्रा फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट सर्विस से इम्प्रेस थे। खुश होकर उन्होंने फ्लिपकार्ट के लिए एक प्यारा सा रिव्यू लिख डाला, और यहीं से फ्लिपकार्ट की किस्मत खुल गई।
देखते ही देखते फ्लिपकार्ट का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो करने लगा। 3 महीने में कंपनी ने 20 शिपमेंट पूरे कर लिए। 6 महीने के अंदर कंपनी पूरी तरह प्रॉफिटेबल बन चुकी थी। सचिन बाहर का बिजनेस देखते और बिन्नी कंपनी के अंदर का। दोनों को फाउंडर की जोड़ी ने फ्लिपकार्ट को उसी तरह हिट बना दिया जैसे जय और वीरू की जोड़ी ने शोले को हिट बनाया था। 13 महीने के अंदर ही कंपनी 4 करोड़ रुपए की बिक्री कर चुकी थी। सचिन और बिन्नी ने फ्लिपकार्ट को अभी तक अपने ही पैसों से बढ़ाया था, लेकिन बिजनेस को जब आप ऊपर पहुंचाने की प्लानिंग करते हैं तब आपको उसी हिसाब से फंड की जरूरत पड़ती है। इसी मकसद के साथ अक्टूबर 2009 में कंपनी ने $1 मिलियन का पहला फंड जुटाया। फ्लिपकार्ट पहली ऐसी ई कॉमर्स कंपनी थी जो प्रॉफिट कमा रही थी, जबकि उनसे पहले कई ऐसी ऑनलाइन कंपनियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन वो अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। हर कोई इसकी वजह तलाश रहा था। लोग अंदाजा लगा रहे थे शायद इंडिया में लोग ऑनलाइन खरीदारी के बजाय दुकानों और स्टोर पर ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट के सक्सेस ने इस अनुमान को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। फ्लिपकार्ट के सक्सेस होने के पीछे सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है उसके कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को, यानी बिजनेस से ज्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना, जो दोनों ही को-फाउंडर ने अमेज़न में काम करते हुए सीखा था। फ्लिपकार्ट किताबों के सेगमेंट में नंबर 1 ई कॉमर्स साइट बन चुकी थी। 2010 में कंपनी को टाइगर ग्लोबल से $10 मिलियन का फंड मिला। इसके बाद कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड करने का सोचा और दोनों ने एक रिस्की एक्सपेरिमेंट किया। प्लेटफॉर्म पर मोबाइल फोन बेचने का ट्रायल शुरू हुआ। समय बीता गया, किताबों की सेल्स कई गुना होते गई, लेकिन मोबाइल फोन की सेल्स फीकी ही रही। सचिन और बिन्नी को समझ में आया कि लोग सामान तो खरीदना चाहते हैं, मगर उन्हें ऑनलाइन सर्विस पर भरोसा नहीं है। उस समय लोगों के लिए ई कॉमर्स का मतलब क्रेडिट कार्ड पेमेंट, टूटे फूटे सामान की डिलीवरी, एक उबाऊ रिफंड पॉलिसी होता था। सचिन और बिन्नी ने इस इमेज को बदलने के लिए 2 इनोवेशन ऑफर किए, जो उनके लिए एक हुक्म का इक्का साबित हुए। पहला था कैश ऑन डिलीवरी और दूसरा था नो क्वेश्चन रिटर्न पॉलिसी। इसका इतना दमदार रिस्पांस मिला कि कंपनी की सेल्स 2 साल में ही 20 गुना बढ़कर $75 करोड़ पर पहुंच गए। इस सेल्स में किताबों की हिस्सेदारी तो थी, मगर फोन, कंप्यूटर एक्सेसरी, कैमरा एक्सेसरी जैसी चीजों का भी हिस्सा बढ़ने लगा था। फ्लिपकार्ट के दिन बड़े तेजी से बदल रहे थे। अगस्त 2012 में $15 करोड़ आइकॉनिक कैपिटल और MIH से जुटाने के बाद फ्लिपकार्ट एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। लेकिन खुद यूनिकॉर्न टर्म ही पहली बार 2013 में आया था, इसलिए फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन $1 अरब के पार पहुंचने की खबर को ज्यादा फुटेज नहीं मिली। फ्लिपकार्ट इनमोबी के बाद यूनिकॉर्न बनने वाली दूसरी इंडिया की कंपनी है। यूनिकॉर्न बनने के साथ ही फ्लिपकार्ट की इमेज एक ई कॉमर्स कंपनी से बदलकर सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा फंडेड और सबसे ज्यादा वैल्यू वाली दी ई कॉमर्स कंपनी की हो गई। लेकिन दूसरी तरफ कंपटीशन का मार्केट भी तैयार हो रहा था। फरवरी 2010 में स्नैपडील, जून 2013 में अमेज़न इंडिया भी लॉन्च हो गए। सचिन और बिन्नी को कहीं ना कहीं इस वॉर का बहुत पहले से अंदाजा लग चुका था। उन्हें मालूम था कि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है उसमें $50 करोड़ के फंड से कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद तो उन्होंने गजब ही कर दिया। 2 गुने की जगह सीधे 4 गुना मतलब करीबन $2 अरब का फंड जुटाया। उनके इन्वेस्टर्स की लिस्ट में DST ग्लोबल, टाइगर ग्लोबल, नास्पर्स, आइकॉनिक, एक्सेल, मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े नाम शामिल थे। फ्लिपकार्ट इस समय पूरे गेम को शतरंज की तरह खेल रही थी, एकदम अलर्ट दिमाग के साथ। एक तरफ धमाकेदार तरीके से फंडिंग जुटाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ कंपनी धड़ाधड़ एक्विजिशन कर रही थी। 2014 में कंपनी ने मिंत्रा को 2000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। 2016 में एक अन्य फैशन प्लेटफॉर्म जबांग को $7 करोड़ में खरीदा, जिसे फरवरी 2020 में बंद कर दिया गया, या यूं कहें कि मिंत्रा के साथ मर्ज कर दिया गया। इन दोनों ही एक्विजिशन की बदौलत आज उसके पास फैशन सेगमेंट में 60% का मार्केट शेयर है। फ्लिपकार्ट इतने पर ही नहीं रुकी, उसने 2016 में फोन पे और फिर 2017 में eBay.in को भी खरीद लिया। अपनी अग्रेसिव अप्रोच की वजह से फ्लिपकार्ट के पास इस समय इंडिया का 32% मार्केट शेयर है, जबकि अमेज़न के पास महज 31% है। फ्लिपकार्ट की पूरी कहानी असल मायने में एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को दिखाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप 2 लोगों की टीम है या 100 लोगों की, आप एक पूरी बिल्डिंग में कारोबार शुरू कर रहे हैं या एक 2 BHK के फ्लैट में, अगर आप में जज्बा है तो आप सफल जरूर होंगे। लेकिन कहानी अभी बाकी है। फ्लिपकार्ट एक दशक में एक कस्टमर से लेकर $20 अरब की कंपनी तो बन गई, मगर फिर एक और कंपनी आई और उसने फ्लिपकार्ट को ही खरीद लिया, और वो कंपनी थी वॉलमार्ट। उसने $16 अरब देकर फ्लिपकार्ट में 77% हिस्सेदारी खरीद ली। मगर कंपनी ने यानी वॉलमार्ट ने शर्त रखी कि उन्हें फ्लिपकार्ट में कोई एक ही CEO चाहिए, या तो सचिन या तो बिन्नी। बिन्नी को CEO चुना गया और सचिन ने $1 अरब लेकर कंपनी को अलविदा कह दिया। 6 महीने बाद ही बिन्नी ने भी कंपनी को अलविदा कह दिया। बिन्नी पर अपने निजी फायदे के लिए गलत फैसले लेने का आरोप लगा था।
उन पर जांच भी बैठी मगर इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिले। जनवरी 2017 में टाइगर ग्लोबल ने एग्जीक्यूटिव कल्याण कृष्णमूर्ति को फ्लिपकार्ट का सीईओ बना दिया। आज फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट की हिस्सेदारी बढ़कर 82% पहुंच चुकी है। सचिन बंसल ने फाइनेंशियल सेक्टर के स्टार्टअप नावी को ज्वाइन कर लिया है। बिन्नी एक्स 10x टेक्नोलॉजी फर्म के जरिए स्टार्टअप्स को अपने बिजनेस को स्केल करने में मदद कर रहे हैं। तो ये थी ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट के यूनिकॉर्न बनने की कहानी। कैसा लगा हमारा ये एपिसोड जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में, और ऐसी और ढेर सारी कहानियों के लिए हमें फॉलो करें सभी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर। थैंक्स।